एबीसी एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिंदी की सीरीज़ में पिछला चैप्टर हमने देख लिया था वर्णमाला। वर्णमाला से आगे बढ़कर देखें तो हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है आपका संधि। ठीक है, तो आज संधि से संबंधित चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हमें हो सकता है 2 या 3 पार्ट में इसे कंप्लीट करना पड़े, बट इतनी गारंटी है कि एग्ज़ाम में शायद इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो संधि के पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि को। ठीक है, मैक्सिमम अगर हम ग्रुप सी के सिलेबस की बात करें तो ग्रुप सी के सिलेबस में जो यूके पीएससी ने सिलेबस दिया है, उन्होंने यूके पीएससी चाहे यूके ट्रिपल एससी ने, उन्होंने केवल स्वर संधि के बारे में यहाँ पर बात करी है, बट हम यहाँ पर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संधि किसे कहा जाता है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होना या जुड़ना। ठीक है, यहां पर परिभाषा में देखें तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। ये बुक में डेफिनेशन आपके दी गई है। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो ये जो मेल होना चाहिए, ये किसका मेल होना चाहिए? ये वर्णों का मेल होना चाहिए। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं? संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। बट ये जो वर्ण है, ये वर्ण कैसे होने चाहिए? दोनों वर्ण समीपवर्ती होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दोनों वर्ण समीपवर्ती होने चाहिए। और इस समीपवर्ती से जो संबंध है वो ये है कि जब भी आप संधि विच्छेद देखोगे तो संधि विच्छेद में जो ये प्लस का साइन है, इससे पहले हमेशा ध्यान रखना पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहां पर होगा, और प्लस के बाद क्या होगा? उत्तर पद का पहला वर्ण। पूर्व पद मतलब पहले वाला, यानी इस प्लस के साइन से पहले वाला पूर्व पद और प्लस के साइन से बाद वाला उत्तर पद। ठीक है, तो जो अंतिम वर्ण होगा पूर्व पद का, उसका उत्तर पद के पहले वर्ण से मेल होगा। तो समीपवर्ती का मतलब आपको यहाँ पर समझना है। तो समीपवर्ती का मतलब क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण। तो मेल अगर होगा तो केवल इन्हीं दो वर्णों का मेल होगा। और इस मेल होने के उपरांत ये जब जुड़ जाए, ठीक है, तो इसके उपरांत कुछ क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। और जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का जो परिणाम निकला, वही क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। तो इसे समझना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़े तो संधि के कुछ भेद हैं। ठीक है, संधि के भेद क्या है? स्वर संधि 3 भेद है, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत सिंपल सी बात है भाई, है ना। वर्गीकरण या भेद किस प्रकार से किए गए हैं? स्वर संधि को अगर देखें तो यदि स्वर प्लस स्वर, प्लस से पहले वाला अभी बताया था, प्लस से पहले वाला क्या होगा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और उत्तर पद का पहला वर्ण भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में सबसे पहले तो व्यंजन वर्ण होना चाहिए और इसके बाद चाहे कोई स्वर आए या फिर कोई व्यंजन आए, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और सेम चीज विसर्ग संधि में भी पहले क्या होने चाहिए? विसर्ग होने चाहिए, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे संधि विच्छेद में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वर संधि में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, स्वर का मेल स्वर से होना चाहिए। ठीक है ना, स्वर का मेल जब स्वर से होगा तो स्वर संधि। व्यंजन का मेल यदि स्वर या व्यंजन किसी से भी हो जाए तो व्यंजन संधि, और विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन किसी से भी हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चीजें समराइज करना जरूरी है। ठीक है, संधि हमने देखा था, संधि क्या होता है?
दो वर्णों का मेल, किस किस वर्ण का मेल होगा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण प्लस उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर क्या हो? स्वर, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो? अगर स्वर, तो ये कहलाएगा आपका स्वर संधि। यदि पूर्व पद का प्रथम वर्ण क्या हो? आपका व्यंजन। ठीक है, क्या हो? आपका व्यंजन हो, और उत्तर पद का पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो क्या कहलाएगा आपका? कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, तो इतना समराइज करना जरूरी है, आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्वर संधि की। ठीक है, स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर का मेल क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। अब स्वरों की बात करें तो स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके हिंदी के स्वर हुए, कुल संख्या 11 होती है। ठीक है, स्वर संधि के भेद की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, क्रम से नाम याद रखने बहुत जरूरी है। क्रम से याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद किसके हैं? आपके स्वर संधि। सेम चीज यहां पर, स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। अब इसके बाद हम एक एक संधि को बहुत डिटेल में यहां पर देखेंगे। बात करते हैं दीर्घ संधि की। सबसे पहला प्रकार कौन सा है आपका? दीर्घ संधि की। इस बार के एग्जाम में, अभी हाल ही में कनिष्ठ सहायक का एग्जाम यूके पीएससी के द्वारा करवाया गया था, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आदि गुणा से संबंधित निम्न में से कौन सा शब्द है। ठीक है, तो इसलिए जो ये सूत्र हैं ये आपको ध्यान रखने जरूरी है कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उनसे संबंधित सूत्र कौन से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा अब आने वाले समय में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा, तो ध्यान रखना है। तो जो दीर्घ संधि का सूत्र है वो क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। 2 शब्दों के मेल के दौरान जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण किसी अमुक स्वर का ही लघु या दीर्घ रूप हो तथा द्वितीय शब्द यानी उत्तर पद का प्रथम वर्ण ठीक है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, अमुक स्वर का लघु या दीर्घ, ये मैं आपको समझाऊंगा लघु या दीर्घ क्या है, अभी देखते हैं। तो उन दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप उस अमुक स्वर का दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर उच्चारित होता है। साधारण शब्दों में देखो, ये परिभाषाएं अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपके पास दी जा सकती है, हमें केवल इस चीज पर फोकस करना है। ठीक है, हर संधि में मैं आपको ये फॉर्मूला कह लीजिए, ठीक है, सूत्र के रूप में मैं आपको ये सारी चीजें बना के दे दूंगा ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल लिखा है ना वहां पे लघु या दीर्घ, तो लघु को हमने कह लिया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं भाई? अ, ई, उ और री, है ना। तो उनमें से केवल किसका प्रयोग होगा? या तो अ, या तो ई, या
छोटे ऊ का। ठीक है, दीर्घ में क्या क्या आते हैं भाई? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, किंतु यहाँ पर समान स्वरों अक सवर्ण दीर्घ अक प्रत्याहार के सवर्ण मतलब समान वर्ण, तो समान वर्ण से संबंधित वर्णों का ही क्या होगा यहाँ पर? मेल होगा। तो अ आ ई उ यानी अ ई उ आ बड़ी ई बड़ा ऊ, इनमें से कोई सा भी वर्ण सेम यहाँ पर रिपीट हो जाए, ठीक है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। और दीर्घ में परिवर्तित केवल किस में होगा? या तो आ में, या बड़ी ई में, या बड़े ऊ में। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। यदि अ या आ के बाद अ या आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आ में। ई या ई के बाद ई या ई आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बड़ी ई में। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हो जाएगा और यही आपकी क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, सबसे आसान संधि है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज आप बहुत सारे लोगों से पीछे रह जाओगे। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको हर एक चीज के उदाहरण आपको पता होने चाहिए। हिम प्लस आले, हिमालय। जब हम यहाँ पर देखें पूर्व पद का अंतिम वर्ण म के साथ क्या है? अ। म के साथ क्या है? अ। और यहाँ पर क्या है? आ। ये दोनों समीपवर्ती वर्ण है, अ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा? आ। इस म के साथ इस आ को जोड़ दो अगर, तो क्या हो जाएगा? म, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमालय। विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस अ। कई बार क्वेश्चन आता है विद्यार्थी, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि विद्यार्थी में किन वर्णों का मेल हुआ है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए विद्यार्थी में किन वर्णों का मेल हुआ है, तो आ प्लस अ, किसका मेल हुआ है? आ प्लस अ, और ये मिलकर क्या बनाएगा? ठीक है, यहां पर देखो सची प्लस इंद्र, सचिंद्र, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी ई, दिख रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, मुनीन्द्र, यहाँ पर भी बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी ई, तो यहाँ पर भी बड़ी ई दिखा। यहाँ छोटे ऊ और छोटे ऊ का मेल हुआ, ऊ प्लस ऊ का मेल हुआ, बड़ा ऊ यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना? क्या बनाएगा? बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ आपको यहाँ दिख रहा है। छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई, परिवर्तन दिख रहा है। आ प्लस आ प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा? आ बनाएगा, वो आ आपको यहाँ पर दिख रहा है, अक्षर के साथ आ है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ यहाँ पर दिख रहा है। म में अ है, बाद में भी क्या है? यहाँ पर अ है, अ प्लस अ मिलकर आ बनाएगा, म के साथ आ दिख रहा है। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, आ प्लस आ, छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ध्यान देना, र पे छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से और बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, यानी यहाँ पर ऊ है छोटा ऊ, यहाँ पर भी छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है। अगर आप इन उदाहरणों पर गौर करोगे, ठीक है, इन उदाहरणों पर गौर करो, जहां पर भी दो वर्णों का मेल हुआ है वहां पे या तो किसकी मात्रा दिख रही है? या तो आ की मात्रा दिख रही है, या बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, या फिर बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है। तो जहां पर भी वर्णों के मेल के उपरांत आपको आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए, समझ लीजिए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ संधि में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसे नोट कर लेना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या हुआ? आद गुणा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से आद गुणा सूत्र से संबंधित शब्द कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? अ वर्ण के बाद, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? या तो अ या
आ, कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद यदि ई उ या फिर री आ जाए, कोई सा भी वर्ण आ जाए इनमें से, तो ई का किस में परिवर्तन हो जाता है? ए में, उ का ओ में, और री का अर में परिवर्तन हो जाता है। अब इतना आपको पता है कि दीर्घ संधि के बाद कौन सी संधि आती है? गुण संधि आती है ना। तो हमने वहां पर देखा था आ, परिवर्तन जो देखा था दीर्घ संधि में आ, बड़ी ई और बड़ा उ, है ना। उसके बाद क्या बचा? री। री तो लघु स्वर है ना, यानी ह्रस्व स्वर है। उसके बाद कौन से वर्ण आएंगे? ए आई ओ। तो परिवर्तन का क्रम देखो, वहां पर आ बड़ी ई बड़ा उ, गुण संधि में ए ओ और अर, ठीक है। तो ये क्रम से याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ई किस में बन जाएगा? ई और ई किस में बदल जाएगा? ए उ और उ ओ में, और री किस में बदल जाएगा? अर में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना भाई, हमने जब वर्णमाला वाला चैप्टर पढ़ा था तो संयुक्त स्वरों के बारे में बात करी थी। अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए। अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है? ओ, है ना। तो अगर ये हिंट भी याद रहेगी तो आपको गुण संधि में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देख लेते हैं, बस ये याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। अ या आ के बाद कोई भी आ जाए, या तो अ हो या आ, उसके बाद या तो ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, कोई सा भी आ जाए, तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? ए में। अ आ के बाद यदि उ आ जाए, कोई सा भी वर्ण आ जाए, तो ओ में परिवर्तन। और अ आ के बाद अगर री आ जाए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा? अर में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, नर प्लस इंद्र। इस र में कहीं ना कहीं अ छिपा है भाई, इतना तो सबको बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बाद में क्या है? ई। अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए। तो यहां पर ए की मात्रा दिख रही है आपको। अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? ए। स्व में व में अ है, बाद में ई है, ए, तो यहां पर दिख रहा है। ज्ञान उपदेश, है ना। यहां पर क्या है? अ, बाद में क्या है? उ। अ और उ मिलकर क्या बनेगा? ओ। तो ओ में परिवर्तन हुआ, तो यहां पर ओ की मात्रा दिख रही है। आ प्लस उ मिलकर क्या बनाएगा? ओ। ओ का ओ में परिवर्तन हुआ, ओ की मात्रा। अ प्लस बड़ा उ, है ना, किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ की मात्रा। अ प्लस बड़ी ई, ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा, ए की मात्रा। अ प्लस बड़ी ई किस में परिवर्तित हो जाएगी? ए में परिवर्तित हो जाएगी, तो ए की मात्रा। आ प्लस ई, यथा में आ है, बाद में ई है, आ प्लस ई किस में परिवर्तित होगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर ए की मात्रा। सेम चीज यहाँ पर आ प्लस बड़ी ई ए में परिवर्तित होगा। याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रमेश, रमाधनीश, है ना। आ प्लस ई, आ प्लस बड़ी ई किस में परिवर्तन हुआ? ए में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। रम धन ईस मत कर देना, है ना। रम, RUM वाला रम नहीं है, ठीक है। कोई हिंदी का शब्द ध्यान रखना। संधि में पूर्व पद जो होता है और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? सार्थक होंगे, यानी उनका कोई ना कोई अपना क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, है ना। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, केवल उन्हीं में ही क्या हो सकता है? आपका संधि विच्छेद किया जा सकता है, ठीक है। या वही शब्द या वही पद आपस में जुड़कर संधि युक्त शब्द बना सकते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। अतिशय में अ है, बाद में उ है, तो क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तन, तो यहाँ पर ओ दिख रहा है। अ प्लस उ मिलकर क्या बनाएगा? ओ। य में अ है, बाद में उ है, ओ बनाएगा, तो ओ यहाँ पर है। अ प्लस उ, र में अ है, बाद में उ है, किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा, तो ओ दिख रहा है आपको यहाँ पर। जल, अ प्लस बड़ा उ, है ना, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ओ दिख रहा है। देव प्लस ऋषि, इनमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ इनका थोड़ा सा सही तरीके से संधि विच्छेद करके देखते हैं, ठीक है। देव प्लस ऋषि, व में क्या है भाई? व को अगर हम देखें तो व प्लस
अनिहित है, बाद में री है, ठीक है। तो अ के बाद क्या आया, री, किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अर में। अब व के बाद ये अ है, तो ये व किसके साथ जुड़ जाएगा, अ के साथ, तो व तो पूरा हो गया, है ना। बट ये र क्या बच गया आपका, हलंत बच गया, है ना। तो हलंत बच गया तो बाद में क्या था भाई, सी है ना। तो सी से पहले क्या आ जाए, अगर र आ जाए, तो पहले अगर र आ रहा है तो इस तरीके से रेफ आकृति में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया। और इस व से पहले दे था तो देवर्षि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसका वर्ण विच्छेद भी करोगे तो बीच में कहीं ना कहीं आपको अर मिलेगा, ठीक है। तो व यानी अ के बाद री आया तो अर, ऐसे ही आ के बाद अगर क्या आ जाए, री आ जाए, तो भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, अर में परिवर्तित हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, महान, ठीक है। तो गुण संधि में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वृद्धि संधि, ठीक है। अभी जब हमने पीछे देखा था, यहाँ पर अगर गौर करो, ठीक है, गुण संधि में, तो गुण संधि के जितने भी उदाहरण हैं, गुण संधि के जितने भी उदाहरण हैं, इनमें या तो ए की मात्रा है या मैक्सिमम वर्णों में ओ की मात्रा है, ठीक है। इससे ही एक स्टेप आगे बढ़कर देखें तो कौन सी संधि आती है, वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। यहां पर जो मात्राओं में, यहां पर जो वर्णों में परिवर्तन होगा वो किस में होगा, या तो आई में या आओ में। वहां गुण संधि में ए और ओ की मात्रा थी, है ना। यहां शब्दों में किसकी मात्रा आएगी, आई और आओ की मात्रा आएगी, ध्यान रखना है। तो परिभाषा देख लेते हैं, अ या आ के बाद यदि ए आई या ओ आओ हो तो ए आई का आई में परिवर्तन और ओ आओ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, आओ में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा गया है, यदि ए या आई आ जाए किसके बाद, अ या आ के बाद, ठीक है ना, अ या आ के बाद, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, आई में। सेम चीज यहाँ लिखी है, अ या आ के बाद ए या आई आ जाए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, आई में। और अगर अ या आ के बाद ओ या आओ आ जाए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, आओ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मतैक्य, त में अ छिपा है भाई, है ना, त प्लस अ, है ना, आई। अगर हम देखें तो संधि के नियम के अनुसार, वृद्धि संधि के नियम के अनुसार किस में परिवर्तन होगा, आई। तो ये आपको यहाँ पर आई की मात्रा दिख रही है। अ प्लस आओ किस में परिवर्तित होगा, आओ में। आ प्लस आओ किस में परिवर्तित होगा, आओ में। आ प्लस ए किस में परिवर्तित होगा, आई में, आई की मात्रा है। यहाँ हा में आ है, आ प्लस आओ किस में परिवर्तित होगा, आओ की मात्रा में, यानी आओ है यहाँ पर, ठीक है। अ प्लस आओ किस में परिवर्तित होगा, आओ में, आओ की मात्रा, आओ में। अ प्लस आई, नौ प्लस ऐश्वर्य है ना, वह में क्या है, अ, बाद में क्या है, आई, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। तो यहाँ पर आई की मात्रा। तत्धन एव, तो में अ, बाद में ए, किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में, इसलिए यहाँ पर आई की मात्रा। महाधन ओज, महौज है ना, आ प्लस ओ, आओ में परिवर्तित। तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे से गौर करना है इन्हें। जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, या तो आई की मात्रा दिख रही होगी या फिर आओ की मात्रा। तो पहचान आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर बार नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा ये है, संख्या प्लस ऐश्वर्य, संख्या प्लस ऐश्वर्य, ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप सी में भी बहुत बार पूछा गया है। पिछला जो एलटी का एग्जाम था हिंदी वाले, है ना, तो उनके पास व्याकरण में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। संख्या प्लस ऐश्वर्य,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर अंतिम वर्ण की बात करें तो क्या है, यहाँ पर य के साथ आ होगा, है ना, तो आ अंतिम वर्ण होगा प्लस आई। ठीक है। अगर हम सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की बात करें या परिभाषा की बात करें तो ये कंडीशन किस संधि की बनी, वृद्धि संधि की। अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आई बनाया। अब इस य में से हमने क्या अलग करा था, आ अलग करा था, तो य हलंत में बच जाएगा, है ना। य हलंत बच जाएगा तो य के साथ आई की मात्रा अगर जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, आई। ये आपको यहां पर दिख रहा है, क्लियर है। पहले तो ख आया था, है ना, आप इसे पहले वाले को एज इट इज जोड़ लीजिए, बाद वाले को एज इट इज जोड़ लीजिए, है ना। तो ये क्या बना, संख्यैश्वर्य। अगर हम बात करें इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसा ही एक और शब्द है जो आपको ध्यान रखना है भाई, सखैश्वर्य। ठीक है, कौन सा है, सखैश्वर्य। ये क्या था, संख्यैश्वर्य। ये क्या है, शखैश्वर्य। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सही संधि विच्छेद क्या है इसका, सखी प्लस ऐश्वर्य। क्या है, सखी प्लस ऐश्वर्य। इस ख के साथ बड़ी ई है और बाद में क्या है, आई है। तो जब कभी भी ये कंडीशन बनती है आपकी यण संधि की, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ई किस में परिवर्तित हो गया, य में, बाद में क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा, य पे आई की मात्रा लग जाएगी। और ये ख आधा था तो ये इससे पहले वाला ऐसा ही रहेगा और बाद वाला भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सखैश्वर्य। तो ये उदाहरण किस संधि का हो गया, ये उदाहरण हो जाएगा आपका यण संधि का। तो मैंने जो बात कही थी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आई और आओ की जो मात्रा लगी हो तो हमेशा वृद्धि संधि होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान दिया गया है तो आपके सवाल कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ कर चलना है। संधि विच्छेद कुछ लोगों की आदत होती है ना, किसी भी चैप्टर को 2x मोड में उठाकर देख लिया, ठीक है, 2x स्पीड में, दुगनी स्पीड से सुन रहे हैं, है ना, बस बीच का जो कॉन्सेप्ट था वो 2x में भी दिमाग से क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है भाई, है ना। किसी भी चीज को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद रिवीजन में आप 2x से देख लिए चाहे 3x से, जितना आपके दिमाग की कैचिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आप देख लीजिए। बट पहली बार में आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसी बीच से कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है और स्पीड में देखने के कारण क्या हो गया, छूट गया, ठीक है, या दिमाग उसे रिटेन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, आपको रिग्रेट होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि आई और औ की मात्रा जहां पर दी गई हो, ठीक है, तो हमेशा कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। आपने एग्जाम्पल यहां पर देख लिया है ना। तो संख्यैश्वर्य में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, जबकि सखैश्वर्य में कौन सी संधि है, आपकी यण संधि। ठीक है, तो सभी जगह पर आप देखोगे या तो आई की मात्रा है या औ की। तो एक बार इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यण संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा जाता है आपके पास वो यण संधि से पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको हर बार, है ना। यण प्रत्याहार के बारे में आपने सुना होगा, य र ल व, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसी से इसका नाम क्या पड़ा है, यण संधि पड़ा है। इसके सूत्र की बात करें तो इको यणचि, है ना। एक प्रत्याहार का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, यण प्रत्याहार में। ठीक है, तो हमें केवल सूत्र को ध्यान रखना, ये सब संस्कृत भाषा से लिए गए हैं तो इन पर इतना फोकस नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र किस संधि का है वह। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं।
जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर यानी कोई भिन्न स्वर, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो य में परिवर्तन, यानी आपको सीधा सीधा ध्यान रखना ई का परिवर्तन किस में होगा, य में। जब हो तो जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो, यानी ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, व में। और जब री के साथ कोई भिन्न स्वर हो, री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो री का परिवर्तन किस में हो जाएगा, र में हो जाता है। ठीक है, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग इसी बात को बहुत साधारण भाषा में यहां पर लिखा गया है। ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो परिवर्तन य में होगा, ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो परिवर्तन व में होगा, और री के साथ कोई भिन्न स्वर यानी री को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो जो परिवर्तन होगा वह किस में होगा, र में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ये जो मैंने बॉक्स में चीजें बंद करी है ना हर संधि के साथ, इस पर एक बार नजर मार के जाना। ठीक है, बहुत काम आएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। आप यहां पर देख लीजिए, कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं, कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं। ठीक है, यण संधि के मैंने यहाँ पर मैक्सिमम उदाहरण दिए हैं। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो आता है वो यण संधि से ही आता है। ठीक है, कंफ्यूज भी आप लोग यण संधि में ही होंगे, इसलिए ये उदाहरण यहाँ पर अधिक मात्रा में दिए गए हैं। तो हर एक उदाहरण को बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर देखो, अति धन अधिक। ठीक है, ई प्लस अ, ध्यान रखना यण संधि में कहा गया था ई या ई के बाद कोई क्या हो, अगर भिन्न स्वर हो तो ध्यान रखना ये जो ई और ई है ये किस में परिवर्तित होगा, य में। इस य पर क्या लगा है, हलंत लगा है। इससे पहले की जितनी संधियां यानी यण संधि से पहले जितनी संधियां हमने पढ़ी हैं, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि संधि हो, उसमें जो वर्णों का मेल, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, दोनों मिलकर नए वर्ण में परिवर्तित करते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। इससे पिछले जितनी संधियां पढ़ी थी उसमें क्या था कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का जो पहला वर्ण हुआ करता था, है ना, दोनों मिलकर नए वर्ण में परिवर्तित हो जाते थे। बट इसके बाद यानी यण संधि और अयादि संधि बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए यही बता दे रहा हूं। यण संधि और अयादि संधि में क्या चीज है कि जो वर्ण है वो पहले परिवर्तित होगा, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो पहले क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो ई किस में परिवर्तित हुआ, य में। उसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी य के बाद अगर अ है तो य रहेगा, य के बाद अगर आ है तो या बन जाएगा, य के बाद अगर क्या है, ई है तो बड़ी ई है तो ई बन जाएगा, और इस तरीके से। ठीक है, सेम चीज मान लीजिए अगर यहां पर क्या है, ऊ या ऊ है, ऊ या क्या है आपका, ऊ है, बड़ा ऊ, तो ऊ या ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। सॉरी, ऊ या ऊ किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, व में। ध्यान रखना हलंत है व पर, है ना। इस व के बाद यदि अ है तो ये क्या हो जाएगा, व। इस व के बाद यदि क्या है, आ है तो क्या हो जाएगा, वा। इस व के बाद अगर ई है तो क्या हो जाएगा, वी, और इस तरीके से सो, है ना। तो अगर आप इसे थोड़ा सा गौर से देखो तो ई का परिवर्तन पहले किस में हुआ, य में, उसके बाद कोई भी स्वर आकर होगा तो उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो व में परिवर्तन, ऊ का व में, और भिन्न स्वर उसके साथ मिल जाएगा। और री के बाद यदि कोई क्या हो, भिन्न स्वर हो, तो री पहले जाकर क्या करेगा, र में परिवर्तित होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो भिन्न स्वर की मात्रा उसके साथ लग जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से आपको ध्यान रखना। उदाहरण में आते हैं।
ई प्लस अ, है ना, ई प्लस य ने क्या बनना था, य, और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, अ है, य प्लस अ मिलकर य ही रहेगा, है ना। ध्यान रखना, अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई हो, कोई सा भी ई हो, छोटी ई या बड़ी ई, कोई सा भी ई हो तो य होगा, ठीक है, पहली चीज। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो, अगर उ हो, है ना, तो व में परिवर्तन, और पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर क्या हो, री हो, तो किस में परिवर्तन, र में परिवर्तन होगा, ठीक है। मात्राएं कैसे लगेंगी, उत्तर पद का पहला वर्ण जो भी होगा वो य, व और र के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखिए, इत्यादि, इति प्लस आदि, इति में क्या है, ई, बाद में क्या है, आ, आदि में क्या है, आ। ये ई किस में परिवर्तित हो गया, य में परिवर्तित हो गया, और ये जो आ है ये बाद में जाकर इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, या, और यह आपको दिख रहा है। तो यानी उत्तर पद का जो भी वर्ण होगा, पहला वर्ण जो होगा, कोई जो भी स्वर होगा, वो मात्रा के रूप में य, व और र के साथ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो हर एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। प्रतिधन अर्पण, ई प्लस अ क्या बनेगा, य। परि प्लस अवेक्षण, पर्यवेक्षण, है ना, ई प्लस अ मिलकर क्या बना, य। वी प्लस अ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सॉरी ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, व्यर्थ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, वी प्लस अर्थ में किन वर्णों का मेल हुआ है, या फिर सीधा सीधा आपके पास दे देगा, व्यर्थ में किन वर्णों का मेल हुआ है। तो यहां पर ध्यान रखना, वी में क्या है, छोटी, बाद में क्या है, अ। तो किन किन वर्णों का मेल हुआ है, ई और अ का मेल, ठीक है। वी प्लस ए वे, ई प्लस अ, ई प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा, य। ई प्लस अ, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ई प्लस अ मिलकर भी क्या बनाएगा, य। ई का य में परिवर्तन हुआ, और य पे किसकी मात्रा लगेगी, अ की मात्रा, तो य ही बनाएगा। प्रतिधन अय क्या हो जाएगा, प्रत्यय। जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैं आपको मार्क कर दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अभिधन आगत, अभ्यागत, यहां पर देखिए ई, बाद में क्या है, आ, तो ई तो या में बदल गया, और उस पर किसकी मात्रा लग गई, आ की मात्रा, ठीक है। विधन आदि, व्याधि, रीति धन अनुसार, रित्यानुसार, ठीक है, रित्यानुसार। कई लोग बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलती कर देंगे, ठीक है। क्या गलती करेंगे, ध्यान रखना, ये मैं आपको बहुत स्पेशल बता दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखना। कई बच्चे क्या करेंगे, रीत्यानुसार, है ना, ये थोड़ा सा वर्तने की दृष्टि से, रीति धन अनुसार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आपको लगेगा कि ये क्या है, ये शुद्ध है, ठीक है, जबकि ये शुद्ध नहीं है। इस संधि के अनुसार अगर हम देखें, रीति धन अनुसार, रीति में क्या है, रीति में क्या थी, यहां पर बड़ी ई थी, रीति में क्या है, ई के त के साथ क्या है, बड़ी ई, बाद में क्या है, अ, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये जो ई है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, या में, बाद में क्या है, अ। अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, य। तो यहां पर आ की मात्रा न होकर या पे किसकी मात्रा लगेगी, अ की मात्रा लगेगी, तो ये शुद्ध हो जाएगा। अति धन अल्प, अत्यल्प, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी धन अर्थ, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ई या में परिवर्तित हो गया और या के साथ अ की मात्रा लग गई, ठीक है। परिधनटन, पर्यटन इंपॉर्टेंट है। व्यभिचार, अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है। अधिधन अयन क्या हो जाएगा, अध्ययन। विधन अंजन, व्यंजन, इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया, इत्यादि। विधन आख्यान क्या हो जाएगा, व्याख्यान। अतिधन आचार क्या हो जाएगा, अत्याचार। सखीधन आगमन, सख्यागमन,
ठीक है। वी धन उत्पन्न, व्युत्पन्न, वी है ई है तो य, ठीक है। वी धन उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ई है तो य दिखेगा आपको यहाँ पर। वी धन ओम, ई है तो य, व्योम, ओ की मात्रा है ना, तो ई का य में परिवर्तन, बाद में ओ की मात्रा लग जाएगी तो यो बन जाएगा। अनुधन इच्छा, अनभिक्षा। अब यहां पर देखिए, अनु में क्या है, उ, बाद में क्या है, बड़ी ई, ये उ किस में परिवर्तित हुआ, व में, बाद में क्या है, ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वी, तो ये वी आपको यहां पर दिख रहा होगा। गुरु धन आ गया, गुरुवाज्ञा। मातृधन आ गया, री का र में परिवर्तन होगा, है ना, तो ये त्र दिख रहा है ना, त्र कैसे बनता है भाई, त प्लस र, तो र है, ठीक है। मातृधन आज्ञा, भ्रातृधन आगमन, भ्रात्रागमन, पितृधनेशन, पित्रेषण, ठीक है। देवी धन आगमन, देव्यागमन, ऊपरी धन उक्त, उपर्युक्त, इंपॉर्टेंट। सखी धन ऐश्वर्य, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, वृद्धि संधि में बताया था, ठीक है। मनुधन अंतर, मनवंतर, मध्वाचार्य, इंपॉर्टेंट है। पितृधन आदेश, पित्रादेश, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, वधुधन ऐश्वर्य, वधवैश्वर्य, और मातृधन उपदेश, मातृपदेश, ठीक है। ये जो यण संधि के जितने भी उदाहरण यहाँ पर दिए, इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इनका संधि विच्छेद करना, और साथ में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, कहाँ पर ई का य में परिवर्तन हुआ है, कहाँ पर ऊ का व में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर ये यण संधि आपको समझ में आएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि है अयादि संधि। इस संधि को पढ़ने से पहले एक चीज आपको मैं बता देता हूं, इस संधि का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अधिक मात्रा में किया जाता है, या फिर तत्सम शब्दों में इस संधि का अधिक से अधिक प्रयोग होता है। हिंदी के शब्दों में इसका ज्यादा प्रयोग, तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण आप देखोगे वो किस भाषा से संबंधित होंगे, मैक्सिमम संस्कृत भाषा से संबंधित होंगे, ठीक है। सूत्र देख लीजिए, एचो यवा यावह, ठीक है। परिभाषा ए या आई या ओ या औ के बाद, ठीक है, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, या तो ए आई या ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आकर मिल जाए तो ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर औ। इसको यहां पर बहुत सिंपल तरीके से यहां पर लिखा गया है ना। ए के बाद यदि ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो ए किस में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ए किस में बदला, अय में। जैसे ही हम ए पे एक और मात्रा बढ़ा देंगे, यानी इसे क्या बना देंगे, आई बना देंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पर अ के साथ भी एक मात्रा और बढ़ जाएगी और क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। यानी आई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो आई किस में परिवर्तित हो जाएगा, आय में। सेम चीज ओ औ में परिवर्तित होगा और आओ किस में परिवर्तित होगा, आओ में। मैंने आपको यण संधि में बताया था कि पहले पूर्व पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित होगा और उसके बाद जो भी भिन्न स्वर होंगी वो आकर उनके साथ मात्राओं के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अय की बात करते हैं, अय के साथ यदि बड़ी आ जाए तो क्या बन जाएगा, अय। मान लीजिए ओ के साथ, है ना, ओ का परिवर्तन किस में हुआ, औ में हुआ। औ के साथ अगर ए आ जाए तो क्या बन जाएगा, अवय, है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, आपको इस तरीके से इसके एग्जाम्पल भी आगे याद रखने हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। से धन अन क्या हो जाएगा, शयन। से में क्या है, ए है, बाद में क्या है, अ है ना, बाद में क्या है यहाँ पर, अ है। तो पहले जो ए है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में। तो 100 से हमने ए अलग करा था, इस 100 से हमने ए अलग करा था तो क्या बच जाएगा, 100 हलंत में बच जाएगा, है ना। तो ए किस में परिवर्तित हो गया, अय में परिवर्तित हो गया। बाद में क्या है, अ है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, 100 से ए अलग करा तो क्या बना, 100 से ए अलग कर दिया
तो 100 पर हलंत रह गया, यानी 100 आधा बच गया। ये ए किस में परिवर्तित हुआ, ये ए में परिवर्तित हुआ, ठीक है। बाद में क्या था, बाद में क्या है अ, और अंतिम में क्या है न। इसको इस तरीके से थोड़ा समझना, 100 के साथ ये अ जुड़ जाएगा तो 100 बन जाएगा, इस य के साथ भी ये अ जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, यानी य बन जाएगा, और बाद में क्या है न, तो पूरा वर्ण क्या हो गया आपका शयन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये यण संधि को समझना है, ठीक है। ने प्लस अन, ने में ए है, ए किस में बदल गया ए में, ठीक है। य हलन था, य के साथ अ जुड़ गया, य पूरा हो जाएगा और न, है ना, तो नयन, नई प्लस इका नायिका। इसे अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, नौ के साथ क्या है आई, बाद में क्या है इका, ठीक है। ये ए किस में, आई किस में बदल जाएगा आई में, ऐसा ही होगा नियम के अनुसार। 9 के साथ ये आ जुड़ जाएगा बाद में तो क्या बनाएगा ना, इस य के साथ ये ई जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा ई, और बाद में का है तो क्या बन गया नाई, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही पोधन अन पवन, ओ है तो औ में परिवर्तन हो गया, धौ प्लस अक, ठीक है। धाव क्या है आव, आव है तो आव में परिवर्तन, ये धाव दिख रहा है ना आपको यहाँ पर आव, ये ध को अलग कर दो आव, बाद में का, ठीक है। आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो शब्द को तोड़कर। गो प्लस एषणा गवेषणा, ओ है ना तो गव, गव में क्या है अव, ठीक है। ग हलंत रह जाएगा, बाद में अव हो जाएगा और एषणा बच जाएगा। तो इसे जोड़कर अगर देखोगे तो क्या होगा गवैष्णा। ऐसे ही आव है तो आव, यहाँ पर आ वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है आव। भौधनुक, आव है तो आव, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीजों को। चेदनन चयन, गयधनन गायन, बोधनन भवन, होधनन हवन, सौधनक सावक, गोधनीस गवीस, पोधनित पवित्र और नौधनिक नाविक, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने नायिका शयन इन सब का संधि विच्छेद करा है, ठीक है, या फिर वर्णों का मेल करा है, उसी तरीके से आप इन बाकी एग्जाम्पल्स का क्या करना, वर्णों का मेल करके देखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पार्ट फर्स्ट में, संधि पार्ट फर्स्ट में स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे व्यंजन संधि, और हो सकता है व्यंजन संधि के साथ विसर्ग संधि को भी कंप्लीट कर ले, या फिर विसर्ग संधि के लिए अलग से लेक्चर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।